हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि कौन सा पारिस्थितिकी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, यानी पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या है। तो याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी जो होता है वो जीवों एवं उनके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के अध्ययन को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने भी यही टिक किया होगा। फिर देखिए, बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि बायोम विशाल पारिस्थितिकीय क्षेत्र होते हैं जिनमें विशिष्ट जलवायु और प्रजातियां होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर देखिए, किसी भी बायोम के भीतर स्थानीय विविधताओं को सूक्ष्म पर्यावास कहा जाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक तरफ अवधारणा दी हुई है और दूसरी तरफ उसकी परिभाषाएं दी हुई है। सबसे पहले लिखा हुआ है सहभोजिता। याद रखिएगा, सहभोजिता बेसिकली एक ऐसी अंतःक्रिया को संदर्भित करती है जिसमें कि एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि देखा जाए तो जो रेमोरस होता है वो शार्क का बचा हुआ भोजन खाते हैं। शार्क इस प्रक्रिया में प्रभावित नहीं होते क्योंकि वो क्या करते हैं, उनका बचा हुआ भोजन खाते हैं। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसका बचा हुआ भोजन खाने से शार्क के लिए संसाधन कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इस क्रिया में सहभोजिता आया है। ठीक है। स्वपोषी, स्वपोषी क्या होता है, तो हमें पता है स्वपोषी मतलब होता है वे जीव स्वपोषी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये गलत लिखा है, इसमें लिखा है कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। फिर देखिए, परजीविता। परजीविता एक ऐसा संबंध होता है जिसमें कि एक प्रजाति को क्या होता है, एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरा क्या होते हैं, अप्रभावित रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये भी गलत हो गया, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है। तो याद रखिएगा, घास जो है वो प्राथमिक उत्पादक है। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में खुद से बनाते हैं, स्वयं उत्पादित करते हैं, इसलिए घास जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पारिस्थितिकी निकेट में केवल उस भौतिक पर्यावास को शामिल किया जाता है जिस पर किसी प्रजाति का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल आ गया जो कि एक्सट्रीम है। याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त भी इसकी मतलब जो होता है इसमें शामिल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि यदि ये बोलना कि केवल उसी भौतिक स्थान या पर्यावास तक वह सीमित है जिसमें वह जीव रहता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जो भूमिका है वो कार्यात्मक भूमिका भी है, इसकी स्थिति भी इसमें शामिल है और भी अन्य कारक इसमें शामिल होते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। फिर देखिए, दूसरा है, इसमें किसी भी प्रजाति की उसके पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक दोनों कारकों के साथ सभी अंतःक्रियाएं शामिल हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पोषी स्तरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि मांसाहारी जीव प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं। तो ये तो एकदम गलत है, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि जो मांसाहारी जीव होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। फिर देखिए, पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण सक्षम नहीं है। तो ये बात भी गलत है। सॉरी, पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा स्थानांतरण में सक्षम नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहली बात कह रहा है पोषी स्तरों के बीच। ठीक है, तो ऊर्जा हस्तांतरण क्या होती है, असक्षम होती है, पूरी तरीके से नहीं होती। देखिए, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि पूरी तरीके से 100% हम ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। 10% ऊर्जा जो होती है वो स्थानांतरित होती है, 90% इसमें से क्या होती है, अपव्यय हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट एक तरह से सही हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे वहन क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो याद रखिएगा, वहन क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है ऑप्शन नंबर सी,
वह संख्या जिसे एक पारिस्थितिकी तंत्र अनिश्चित काल तक सहारा दे सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रम के बारे में 2 स्टेटमेंट है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि पारिस्थितिकी अनुक्रम एक स्थिर चरम समुदाय की स्थापना की ओर बढ़ता है, ये सही है। फिर देखिए, प्राथमिक अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहां मृदा पहले से मौजूद होती है। तो याद रखिए जो प्राथमिक अनुक्रम है, प्राथमिक अनुक्रम बेसिकली क्या होता है ना, वो नई सतहों पर होता है। जैसे कि जहां लावा का प्रवाह हुआ हो, जहां मिट्टी जो है वो नई नई बनना प्रारंभ हुई हो, ठीक है। जैसे जंगल में आग लग गई मान लीजिए, ठीक है, जंगल में आग लग गई तो वो मिट्टी पे ही लगी है। क्यों? क्योंकि मिट्टी पर पेड़ था, पेड़ में फिर क्या लग गई, आग लग गई, तो यह द्वितीय अनुक्रम हो जाएगा। लेकिन ये जो हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि मृदा पहले से मौजूद थी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मृदा पहले से जो है मौजूद वो द्वितीय अनुक्रम में होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीन हाउस प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो सबसे पहले देखिए, तापमान में वृद्धि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित विशिष्ट गैसों के द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण होती है। बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी दक्षता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो याद रखिए, एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक ऊर्जा की हस्तांतरण की जो दक्षता होती है उसे पारिस्थितिकी दक्षता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11 नंबर। देखिए, लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी पद चिन्ह को सर्वोत्तम रूप से क्या परिभाषित करता है? काफी इंपॉर्टेंट है पारिस्थितिकी पद चिन्ह। तो याद रखिए कि किसी भी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए आवश्यक उत्पादक भूमि और जल का कुल क्षेत्रफल, यह होता है पारिस्थितिकी पद चिन्ह। फिर देखिए, बायोम एवं उनकी विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले देखिए कि बायोम विशाल पारिस्थितिकी क्षेत्र होते हैं। बायोम क्या होते हैं? विशाल पारिस्थितिकी क्षेत्र होते हैं जिसमें कि विशिष्ट प्रकार की जलवायु, विशिष्ट प्रकार के डिफरेंट टाइप के प्रजाति होते हैं। बायोम एक वृहद क्षेत्र होता है जो कि अपनी विशिष्ट वनस्पति, उसकी डिफरेंट टाइप की मृदा, जलवायु, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये बायोम है, ये उसकी विशिष्ट जलवायु मैच करना है, ठीक है। तो आइए चलिए मैच कर लेते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? टुंड्रा। याद रखिए, टुंड्रा जो है उसमें परमाफ्रॉस्ट के साथ न्यूनतम तापमान होता है, सही। मरुस्थलीय तापमान की निम्न दैनिक सीमा, हम सबको पता है कि मरुस्थल की जो टेम्परेचर होती है वो हाई होती है, तो ये गलत हो गया। दूसरा गलत होने से 2 स्टेटमेंट चले गए। अब इन दोनों को चेक करना है, तो जब पहला सही हो गया है तो तीसरा भी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, सुपोषण से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सुपोषण की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कौन सा करता है? तो याद रखिए, पोषक तत्वों से जल निकायों का समृद्ध होना जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, शैवालों की संख्या अधिक हो जाती है, उसे हम बोलते हैं सुपोषण। अब देखिए, ओजोन क्षरण के बारे में एक क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि ओजोन क्षरण मुख्यतः समताप मंडल में होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण में प्रमुख योगदान करता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार पिरामिड प्रायः उल्टे दिखाई देते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, नाइट्रोजन चक्र में अमोनीकरण की प्रक्रिया में कौन शामिल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आवास खंडन का प्रमुख कारण है? तो याद रखिएगा कृषि विस्तार और शहरी विकास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी अनुक्रमण में अग्रणी प्रजातियों का सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लिखा है, प्रजातियां जो ऊसर वातावरण में सबसे पहले बसती हैं वह बेसिकली क्या करती हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण में अग्रणी प्रजातियों के रूप में सामने आती हैं। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि पौधों में फोटोपाइरियोडिज्म दीप्तकालिता से क्या तात्पर्य है? तो दीप्तिकालिका जो होती है वह बेसिकली प्रकाश और अंधकार की अवधि के प्रति पौधों की अनुक्रिया को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखिए, इकोटोन के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है,
देखिए इकोटोन क्या होता है, तो इकोटोन जो होता है वो दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमणकालीन क्षेत्र है। वे प्रायः समीपवर्ती पारिस्थितिकी तंत्रों में अधिक जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है, तो याद रखिए द्वितीयक अनुक्रमण यह पहले से मौजूद मृदा पर आरंभ होता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा हुआ है कि विश्व में अंडजस्तनी की केवल 5 प्रजातियों जैसे डक बिल्ड प्लेटिपस और इकिडेना की 4 प्रजातियां शामिल है। ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए दूसरा है कि चींटी खोर या एंटीटर की प्रजातियां भारत में नहीं पाई जाती, तो याद रखिएगा ये सही नहीं है क्योंकि ये भारत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाह्य स्थानीय संरक्षण का सटीक वर्णन करता है, तो याद रखिए प्रजातियों का उनके प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर कृत्रिम आवासों में संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय मुद्दे के समाधान के लिए स्थापित किया गया था, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति की अंतःक्रिया स्पर्धा का प्रतिनिधित्व करती है, तो याद रखिए दो शाकाहारी प्राणी जब एक ही प्रकार की घास चरते हो तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, वो लोगों में प्रतिस्पर्धा होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकता से क्या तात्पर्य है, तो याद रखिए प्राथमिक उत्पादकता का मतलब होता है उत्पादकों द्वारा बायोमास के रूप में ऊर्जा भंडारण की दर। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में क्वेश्चन है, लिखा है इस अधिनियम का उद्देश्य वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने पर रोक लगाना तथा ऐसे उपयोग के मामले में प्रतिपूरक वनारोपण सुनिश्चित करना है। फिर है इस पे वन संबंधी विवादों पर्यावरण संबंधी मुकदमों के निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत होती है, ना कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत। तो ये बात गलत हो गया, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए जैव भू रासायनिक चक्रों के बारे में क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है जैव भू रासायनिक चक्र में कि जीवित जीवों में सल्फर मुख्य रूप से अमीनो अम्ल में पाया जाता है, ये बात सही है। फिर फास्फोरस मुख्य रूप से वायुमंडल में चक्रित होता है, तो ये बात क्या है, सही नहीं है। याद रखिएगा फास्फोरस जो है वो वायुमंडल में चक्रित नहीं होता। क्यों? क्योंकि फास्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों, मृदा, जल, जीवित जीवों के माध्यम से क्या होता है, चक्रित होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजातियां आवश्यक क्यों मानी जाती है, तो याद रखिएगा क्यों, क्योंकि वे जनसंख्या गतिशीलता को नियंत्रित करती है और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्रमिक पोषी स्तरों में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि पारिस्थितिकी पिरामिड ऊर्जा प्रवाह, बायोमास या संख्या के आधार पर विभिन्न पोषी स्तरों के बीच संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है जो क्रमिक पोषी स्तरों पर ऊर्जा की कमी को दर्शाता है। फिर है पारिस्थितिकी पिरामिड आकार में भिन्न हो सकते हैं, विशेषकर जब वे बायोमास या संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए मृतोपजीवी के बारे में क्वेश्चन है, वे मृत एवं सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। फिर देखिए लिखा है वे पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक हैं, तो ये बात सही नहीं है क्योंकि वे प्राथमिक उत्पादक नहीं है। प्राथमिक उत्पादक जैसे पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन मृतोपजीवी उस तरीके से निर्माण नहीं करती कि विघटन अपघटन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए भारत की मौद्रिक नीति समिति के बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि MPC का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। फिर है MPC ने ±2% की स्वीकार्य सीमा के साथ 4% मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य निर्धारित किया है।
फिर एमपीसी की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा की जाती है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में लिखा है कि एनजीटी की जो स्थापना है वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई है। फिर है इसका कार्य जो है वो पर्यावरण संरक्षण एवं वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को नियंत्रित करना है। ये भी बिल्कुल सही है। फिर है एनजीटी के पास पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करने एवं क्षति के लिए राहत और मुआवजा प्रदान करने की शक्ति है। ये भी सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निजता के अधिकार को किस ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार घोषित किया गया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि भारतीय चुनावों का प्रतीक अमिट स्याही जिसका उपयोग एकाधिक मतदान को रोकने के लिए किया जाता है किससे बनी होती है? तो याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव भू रासायनिक चक्रों के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि कार्बन चक्र में कार्बन के कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रूप शामिल होते हैं। फिर नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडलीय और मृदा दोनों प्रक्रियाएं शामिल हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रजातियों की प्रचुरता असाधारण रूप से अधिक है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए लिखा है ये क्षेत्र मानवीय गतिविधियों के कारण गंभीर संकट में है और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये कथन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ लिखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक में केवल प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादक शामिल होते हैं। तो ये बात गलत है। इसके अतिरिक्त भी और चीज़ें हैं जो शामिल होते हैं, जैसे कि सभी जीवित जीव और विभिन्न पौधे, ये सारे क्या होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के तो घटक होते हैं। तो ठीक है, तो केवल लगाना जो है इस कथन को गलत बना रहा है। फिर अगला है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से कार्य करता है। ये बात जो है ये सही है, ये गलत है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? सबसे पहले लिखा है इस अधिनियम में वन्य जीव अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का प्रावधान है। अधिनियम में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन का प्रावधान है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। पहला क्या लिखा हुआ है कि उपर्युक्त में से कौन से घटक जो है वो कार्यात्मक खाद्य जाल के लिए आवश्यक होते हैं? तो कार्यात्मक खाद्य जाल में उत्पादक आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए कौन सा खाद्य जाल को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो याद रखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क जो है वह खाद्य जाल को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वी ऑल नो दैट कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जो है वो उन सारे देशों की हेल्प करता है जो कि संकटग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो ये सही है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को पुनर्भुगतान दायित्व के बिना अनुदान प्रदान करता है। नहीं, पुनर्भुगतान करना पड़ता है, शर्त भी होते हैं, मतलब सशर्त ये क्या करता है, अनुदान देता है, यानी ये गलत हो जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। योजना दिए हुए हैं, क्रियान्वयन एजेंसी भी दी हुई है। सबसे पहले स्मार्ट सिटी मिशन, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। फिर है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसके लिए मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। PM गति शक्ति में है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी 1 और 3 क्या है, सही है। इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बारे में क्वेश्चन है। लिखा है कि इसका उद्देश्य हानिकारक जलवायु हस्तक्षेप को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना है। भारत UNFCCC का हस्ताक्षर करता है और इसके लिए उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोनों ही सही है।
फिर देखिए लिखा है पेरिस समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला लिखा है कि पेरिस समझौते का जो उद्देश्य है वो वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे सीमित रखना है। ये सही है। फिर है यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये भी सही है। फिर लिखा है कि भारत ने पेरिस समझौते के अंतर्गत अपनी उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन अवक्षयी पदार्थों को कम करना है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा हुआ है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है, ये भी सही है। जैव विविधता पर अभिसमय का उद्देश्य वैश्विक जैव विविधता संरक्षण करना एवं इसके घटकों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों ही सही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक गठबंधन है जो कि तेल की कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करता है, ये बिल्कुल सही है। फिर भारत ओपेक के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है, ठीक है, भारत ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो ये गलत हो जा रहा है। फिर ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है, ये भी सही है। याद रखिएगा ये फैक्ट जो है ना, याद रख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि बोला जाए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी भारत के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण रही है। दूसरा है फ्रांस भारत की परमाणु एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं के विकास में एक प्रमुख साझेदार रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई नकदी रहित और संपर्क रहित भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। डिजी लॉकर डिजिटल दस्तावेजों को संग्रहित करने एवं साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इंडिया स्टैक विशेष रूप से डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये गलत है। ये जो विशेष रूप से लिखा है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर इंडिया स्टैक ध्यान देता है, जैसे बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, सरकारी सेवाओं तक पहुंच। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। अब मुझे जाना है गाय को बांधने के लिए। बाय बाय।